तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, जिन्हू उस स्नेक मॉन्स्टर को मार देता है और फिर उस डंजन से बाहर आ जाता है। तब जिन्हू देखता है कि काफी सारे हंटर्स इस डी रैंक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तब जिन्हू उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार देता है और वहां से चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि जिन्हू ने कैलिस्थेनिक्स का यूज करके बहुत ही तगड़ी बॉडी बना ली होती है और सारी नर्सिस उसकी बॉडी को देखकर उस पे लट्टू हो चुकी हैं। तब एक नर्स उसके रूम में आ जाती है जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब वो नर्स उसको बिना शर्ट के देखकर शर्मा जाती है और कहती है, इसकी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या इसके पास पहले से ही इतनी बॉडी थी और ये दिखने में भी कितना हॉट है। तब जिन्हू कहता है, आखिरकार आप मुझे क्या बताने आई हैं? आज आपका डिस्चार्ज होने का टाइम है, तो इसलिए मैं आपको पूछने आई हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब नर्स उसे सारे प्रोसीजर को पूरा करने को कहती है और शर्माते हुए उसका नंबर भी मांगती है। तब जिन्हू कहता है, शायद ये मेरा नंबर मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने के लिए मांग रही है। फिर वो उसे अपना नंबर दे देता है। तब हम यहाँ देखते हैं टीवी पर 7S हंटर्स में से एक हंटर बेक योनहो का इंटरव्यू चल रहा होता है। तब वो इंटरव्यूअर उससे उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि वो हर रोज ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सके और अपने दोस्तों को बचा सके। तब हम देखते हैं जिना भी इस न्यूज को देख रही होती है। फिर जिन्हू अपने रूम से बाहर आता है। तब जिना उसे देखकर ये पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? जिन्हू कहता है, हाँ बस थोड़ा बहुत होम वर्कआउट कर रहा हूँ। फिर जिन्हू उसको अम्ब्रेला देकर स्कूल भेज देता है और अपने डेली टास्क को देखकर कहता है, आज की रनिंग मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। और तब वो अपने बचे हुए एबिलिटी पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ, एगिलिटी और परसेप्शन को बढ़ा देता है। तभी जिन्हू के मकान मालिक का फोन आता है, जिसे देखकर जिन्हू घबराकर फोन उठाता है। जिन्हू का मकान मालिक उसको बताता है कि उसने अभी तक अपना किराया नहीं भरा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अभी कोई दिक्कत है तो तुम बाद में भी भर सकते हो। जिन्हू कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो जल्दी ही रूम का किराया भर देगा। मकान मालिक का फोन काटने के बाद जिन्हू ये सोचता है कि अब वो गोब्लिन्स को आराम से मार सकता है, तो किराया भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो अपने फोन को चेक करता है और फोन को देखते देखते कहता है, अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसको हाई रैंक के गेट में जाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ जिन्हू ये सोचता है कि अभी वो एक ई रैंक का हंटर है, तो उसको एक हाई रैंक के गेट में जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर उसको हाई रैंक के गेट में जाना है तो उसको अपनी रैंक बढ़ानी होगी। पर वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो सबकी नजरों में आ जाएगा, क्योंकि रीअवेकनिंग एक रेयर चीज है और सबकी नजरों में आने का मेन कारण ये है कि उसने आज तक किसी एक ऐसे हंटर को नहीं देखा जो लगातार अपनी रैंक को बढ़ा रहा हो। तो अभी के लिए मुझे अपनी ये ताकत छुपा के रखनी चाहिए। लेकिन तभी जिन्हू को एक मैसेज मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तब हम देखते हैं वो भागता हुआ एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, जिससे उसके सारे डेली टास्क पूरे हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक टीम उसका इंतजार कर रही होती है, जिसका लीडर हुएंग डोनसुक होता है। तब उसका एक साथी जिन्हू को देखकर कहता है, मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो काफी फेमस है और इसका एक फेमस नाम भी है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, जो कि पोर्टल से भी टकराकर रोने लगता है। तब ये सुनकर एक आदमी हंसने लगता है। डोनसुक इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है और वो उसे कहता है, मेरे टीममेट ऐसे ही हैं, तो इनकी बातों का बुरा मत मानना। उस पर जिन्हू कुछ खास ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है और कहता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, वैसे भी मैं एक ई रैंक हंटर ही हूँ। इसके बाद डोनसुक जिन्हू को बताता है कि ये एक सी रैंक मिशन है, जिसके लिए हमें बस 8 लोग ही चाहिए, तो इस करके तुम्हें फाइट के लिए नहीं लेके जा रहे और हम अपना लूट आइटम भी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करने के बदले में हम तुम्हें 2 मिलियन फीस देंगे। तब जिन्हू उन सभी को देखकर कहता है, तो इनमें 4 लोग सी लेवल हंटर हैं और 2 डी रैंक हंटर और साथ में एक लो रैंक हंटर भी होता है। इसके बाद जिन्हू उनसे पूछता है, तो मेरा क्या काम होगा, आखिर मुझे मिशन में करना क्या है? डोनसुक जिन्हू को बताता है कि उसको बस सामान उठाना है, जिसके अंदर खाने पीने का सामान है और कुछ कपड़े भी। जिन्हू उससे पूछता है कि क्या तुम लोग बिना हीलर के जा रहे हो? इस पर वो कहता है कि जब भी ये लोग इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते हैं तब उस समय उन्हें हीलर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जिन्हू अब यहाँ पर ये सोचता है कि ये सभी लोग बहुत लापरवाह हैं और एक हीलर का ना होना सच में प्रॉब्लम वाली बात है। फिर डोनसुक जिन्हू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर जिन्हू को डंजन के अंदर कुछ भी हो जाता है तो इसमें हंटर्स की कोई गारंटी नहीं होगी, और जिन्हू अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तब हम देखते हैं वहाँ जिन्हू की तरह एक और हंटर होता है, जिसका नाम योजिन होता है और वो एक डी रैंक हंटर है। तब वो कहता है, लगता है हम दोनों यहाँ पर नंबर को पूरा करने आए हैं। तब जिन्हू सोचता है, इस डी रैंक हंटर के पास बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स है, लगता है ये एक अमीर घर से है, शायद हम पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब इसके बाद ये सभी लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डंजन के अंदर जाते जाते योजिन जिन्हू से काफी सारी बातें करता है, पर जिन्हू बस उसकी बातों को सुनते जा रहा है। अब अगले सीन में जैसे ही ये सभी लोग उस गेट के पास पहुंचते हैं, तभी उनमें से एक हंटर डोनसुक से पूछता है, तुम पक्का श्योर हो ना कि ये एक सी रैंक डंजन है? डोनसुक कहता है, हाँ ये एक सी रैंक का डंजन है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन वालों ने इसको 2 बार चेक किया है। उस गेट को देखने के बाद योजिन भी बोलता है, अरे ये तो बहुत बड़ा गेट है, क्या इसके अंदर जाना ठीक होगा? जिन्हू कहता है कि गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर से आने वाली मैजिक पावर से पड़ता है और उस मैजिक पावर्स के बेसिस पर ही हंटर एसोसिएशन गेट का रैंक डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और तब वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर
कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है। जिन्वू ये सब देखकर ये सोच रहा है कि ये सब बिल्कुल उस कार्टनन टेम्पल जैसा लग रहा है। योजिन जिन्वू से पूछता है कि ग्लोस्टोन क्या होता है। जिन्वू उसे बताता है कि वो ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से लाइट्स निकलती है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा होता। तब योजिन बोलता है क्या कोई ऐसा डंजन हो सकता है जिसके अंदर कोई मैजिकल बीस्ट ही ना हो। तब जिन्वू उसको चुप रहने को बोलता है और ध्यान से आवाजों को सुनते हुए बोलता है मैजिक बीस्ट यहीं पर है, पर वो खुद को शो नहीं कर रहे हैं। तब उन सभी को भी आवाज सुनाई देती है और वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ये चींटी जैसे दिखने वाले बहुत सारे बीस्ट उन हंटर्स पे अटैक कर देते हैं। डोनसुक की टीम का एक मेंबर उन पर हमला करने लगता है और इसी के साथ ही डोनसुक उन चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो सभी के सभी चींटियां डोनसुक की तरफ जाती है, वो पहले वाला हंटर उन सभी चींटियों को मार देता है। इसके बाद डोनसुक बाकी हंटर्स को बची हुई चींटियों को मारने को कहता है। ये सभी की सभी चीजों को देखकर जिन्वू ये सोचता है इन लोगों का टीम वर्क तो कमाल का है, जिसका मतलब ये लोग काफी अरसों से इकट्ठे काम कर रहे हैं और क्योंकि इनके पास हीलर नहीं है तो इनका लड़ाई का तरीका बहुत ही ज्यादा रफ है। लेकिन तभी जिन्वू के पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर को देख लेता है और अपने पैर से ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और तब हम लोग देखते हैं वो सारे उस मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तब डोनसुक कहता है सभी मैजिक जेम्स को इकट्ठा कर ले और आपस में बांट ले। तब हम देखते हैं सभी लोग इस काम में जुड़ जाते हैं। इसके बाद डोनसुक जिन्वू को थैंक्स कहता है क्योंकि जिन्वू के वजह से ही डोनसुक और उसके हंटर्स की टीम को पता लग पाया कि ये मॉन्स्टर कहां से अटैक करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ वो जिन्वू से ये बात पूछता है कि जिन्वू को ये बात कैसे पता लगी कि ये मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं। जिन्वू कहता है बस मैंने ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। फिर सीन चेंज होता है जिम में, जहाँ पर सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इन सभी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये भूकंप आया ही नहीं था क्योंकि उन्हीं के नीचे वाले फ्लोर में उन सभी हंटर्स का गिल्ड मास्टर यानी टाइगर ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ दूसरी ओर योजिन जिन्वू का हालचाल पूछ रहा होता है। तब ये हंटर्स का ग्रुप डंजन के और ज्यादा अंदर बढ़ रहा होता है। तब इनको बहुत सारे जाले मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस जाले वाले एरिया को पार करते हैं तभी वो अचानक से एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे माना क्रिस्टल दिखते हैं। इतने सारे माना क्रिस्टल को देखने के बाद डोनसुक कहता है अब मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा और वहाँ पर खड़े बाकी हंटर्स उस माना क्रिस्टल को आपस में बांटने की सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ योजिन जिन्वू से कहता है क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। तब योजिन उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर डोनसुक के पास जाता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को लूट का हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे माना क्रिस्टल लूट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन माना क्रिस्टल को 7 नहीं 8 हिस्सों में बांटना होगा। डोनसुक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके 7 नहीं 8 हिस्से होंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस डंजन बॉस को मारना होगा और जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। पर वो डंजन बॉस वहाँ पर सो रहा होता है, इसलिए डोनसुक ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले माना क्रिस्टल को निकालेगा। जिसके बाद डोनसुक अपने टीममेट से टूल्स के बारे में पूछता है। डोनसुक का दोस्त बताता है कि वो टूल्स गाड़ी में ही भूल चुका है, इसलिए वो जिन्वू और योजिन से कहता है कि तुम यहीं रुको और हम टूल्स लेकर आते हैं। जैसे ही डोनसुक और उसकी टीम उस गुफा से बाहर निकलते हैं तभी डोनसुक अपने टीममेट से कहता है कि इस गुफा का दरवाजा बंद कर दो और वो हंटर उस गुफा का गेट बंद कर देता है। जिन्वू को इन सभी के ऊपर पहले से ही शक था, इसलिए उसको मिस्टर सोंग की बात याद आती है जिसमें सोंग ने जिन्वू को बताया था कि इस काम में बहुत सारे धोखेबाज लोग भी होते हैं। डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, इसलिए अगर हंटर्स वहाँ मर जाएं तो उनके मरने का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। कोई भी ये बात पता नहीं कर सकता कि हंटर कैसे मरा। इसके बाद सीन चेंज होता है डंजन का, जहाँ पर जिन्वू और योजिन ये बात नोटिस कर लेते हैं कि बीस्ट जाग चुका है। तब योजिन जिन्वू से कहता है कि तुम पीछे ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब जिन्वू अपनी तलवार को निकालते हुए उस लड़के से कहता है तुम पीछे रहो, मैं इसे संभालता हूँ। तब हम देखते हैं कि वो सभी उस गेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। डोनसुक की टीम का एक मेंबर डोनसुक से पूछता है हम आखिर बाहर क्यों आ गए, हम उन्हें वहीं भी तो मार सकते थे। डोनसुक कहता है तुम पागल हो क्या, अगर हम उनको वहाँ पर मारते तो वो स्पाइडर जाग जाता और इसके बाद हम माना क्रिस्टल भी नहीं ले पाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उनका रैंक क्या हो, वैसे भी वो ई और डी रैंक के हैं, इनके पास ज्यादा कॉम्बैट स्किल्स भी नहीं है और वो मॉन्स्टर उनको खाने के बाद सो जाएगा, जिसके बाद हम उस डंजन में जाके सारे माना क्रिस्टल इकट्ठा कर लेंगे। डोनसुक का प्लान सुनने के बाद उसके टीममेट कहते हैं तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। इसके बाद डोनसुक अपने टीममेट से ये भी कहता है देखो अगर वो स्पाइडर मॉन्स्टर सोया नहीं तब उस केस में हमें ही उस मॉन्स्टर को मारना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और मान लो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाए तो चिंता मत करो, वो अमीर लड़का जो है उसका आर्मर और वेपन बहुत महंगे बिकेंगे। तब यहाँ योजिन जिन्वू को आगे बढ़ते हुए देखकर कहता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, एक सी रैंक बॉस को सिर्फ एक सी रैंक के ऊपर वाला हंटर ही हरा सकता है, तो इसलिए तुम इसे नहीं हरा सकते। तब जिन्वू भी उसकी बात सुनने के बाद ये सोचता है ये कह तो सही रहा है, भले ही मेरी रीअवेकनिंग हुई हो और मेरा थोड़ा सा लेवल अप हुआ हो, लेकिन हूँ तो मैं अभी भी काफी वीक ही और इसके पहले के जितने भी बॉसेस को उसने हराया है वो सभी डी रैंक के थे। ये सब बातें पता होने के बावजूद भी जिन्वू आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद जिन्वू कहता है हंटर्स को हंटर एक रीजन की वजह से कहा जाता है और असली हंटिंग तो अभी शुरू होगी। तब यहाँ पर प्रेसिडेंट गो अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं। तब प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से बोलता है ये मीडिया और ये सब फालतू के चक्करों में मैं बहुत थक जाता हूँ। तब असिस्टेंट कहता है अब आप थोड़े टाइम के लिए फ्री हैं, तो क्या अब आप मेरे साथ एक मैच लड़ना चाहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि
इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तब प्रेसिडेंट गो उसको हाँ कर देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्वू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है इसकी स्किन तो सच में बहुत मजबूत है और इसके अटैक में बहुत ज्यादा पावर है, अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और तब वो फिर से उससे लड़ना शुरू कर देता है। तब योजिन कहता है ये मूवमेंट तो ई रैंक हंटर की हो ही नहीं सकती, आखिरकार ये बंदा है कौन? रुको, क्या इसका मतलब ये एक फॉल्स रैंकिंग हंटर है? मैंने इनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी मैजिक को कंट्रोल करके लो रैंक में रजिस्टर करते हैं और इन्हीं हंटर्स को फॉल्स रैंकर्स कहा जाता है और ये लोग मजे के लिए लोगों का कत्ल भी कर देते हैं। तब योजिन जिन्वू का ये चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते ये सोच रहा है कि इस मॉन्स्टर की स्किन इतनी हार्ड है कि इसको एक भी डैमेज दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी उसका सिस्टम उसे ये बताता है कि वो बहुत ज्यादा थक रहा है, अगर वो और भी ज्यादा थका तो उसकी मूवमेंट्स और भी ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसके बाद जिन्वू फिर से अपनी डैगर की एबिलिटी को चेक करता है और उसके डैगर की एबिलिटीज होती हैं पैरालिसिस और ड्रेन, और इन्हीं एबिलिटीज का यूज करके जिन्वू उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है। ये सब सोचने के बाद जिन्वू उसके वीक स्पॉट पर अटैक करने का सोचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्वू पर अपना एसिड अटैक करता है, लेकिन जिन्वू फास्ट मूवमेंट करके उस एसिड से बच जाता है। जिन्वू मन ही मन सोचता है जितना मैंने सोचा था ये मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पर तभी यहाँ जिन्वू का सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी आई है जिसका नाम है डैश, और जिन्वू उस एबिलिटी का यूज करता है फास्ट होने के लिए। इसके बाद जिन्वू जैसे ही उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करता है उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब जिन्वू पीछे हटकर ये सोचता है अगर एक हमले से कुछ नहीं होगा तो मैं इस पर बार बार हमला करता रहूंगा, और तब वो स्पाइडर पर बार बार हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब योजिन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, क्या इसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना है कि ये ज्यादा देर टिक पाए? तब जिन्वू अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं वो पूरी तरह से थक जाता है जिस वजह से वो स्लो हो जाता है और वो स्पाइडर उसको दूर फेंक देता है। और तब वो स्पाइडर जैसे ही अपने पंजों से उस पर हमला करता है हम देखते हैं जिन्वू अपनी फुल रिकवरी का यूज करके उसके हमले से बच जाता है और उसकी आंखों पर हमला कर देता है और बार बार उसकी आंखों में हमला करके अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी से उसे पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाता है और जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। तब जिन्वू सोचता है शुक्र है मैंने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को पहले क्लेम नहीं किया था, जिस वजह से मैं दोबारा फुल रिकवरी को यूज कर पाया। तब योजिन को भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसने अकेले ही डंजन बॉस को मार डाला है। जिन्वू उस डंजन बॉस के पास जाकर उसके अंदर से एक क्रिस्टल निकालता है। तब योजिन जिन्वू के पास जाकर कहता है क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन उठा सकता हूँ? आप चिंता मत करो, मैं बाकी का सामान भी उठा लूंगा, और आपने उस मॉन्स्टर को मारा है तो आप थक गए होंगे, ये लीजिए, चल पीजिए। इसके बाद वो लड़का माना क्रिस्टल को निकालने लगता है। तब जिन्वू नोटिस करता है एक दूसरे रास्ते से डोनसुक का ग्रुप भी आ चुका है। डोनसुक कहता है ये लोग अभी भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और असिस्टेंट आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस मैच के बारे में ये बात कर रहे थे वो असल में ये है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो भी एक टाइम पहले हंटर हुआ करता था। असिस्टेंट प्रेसिडेंट से कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि आप ट्रेनिंग से अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ट्रेनिंग करके हम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तब प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ सही कहा, अपनी बॉडी और माइंड के ऊपर कंट्रोल करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें डंजन के एक्सट्रीम सिचुएशन में तुम्हारी मदद करेंगी। फिर सीन चेंज होता है और डोनसुक का ग्रुप बात करता है कि क्या ये बॉस सही में मारा गया? मुझे लगता है ये स्पाइडर सी रैंक का नहीं था। इसके बाद डोनसुक योजिन से कहता है तुम्हारा ये आर्मर और तुम्हारी ये तलवार बहुत कमाल की है, तुम्हारे फादर यूजन कंस्ट्रक्शन के हेड है ना? इसके बाद डोनसुक उस लड़के को जिन्वू को मारने को कहता है। डोनसुक ये कंडीशन रखता है कि अगर उसने जिन्वू को नहीं मारा तो वो उसको बाहर जाने नहीं देगा, और अगर वो डोनसुक की बात नहीं मानेगा तो वो उन दोनों को ही मार देगा। डोनसुक को यहाँ ये लग रहा है कि योजिन ने अपने गियर्स का इस्तेमाल करके उस स्पाइडर को मारा है, लेकिन योजिन यहाँ डिसाइड करता है कि वो जिन्वू का साथ देगा। डोनसुक ये देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अब वो जिन्वू और उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब जिन्वू को एक क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि उसको उन सभी को मारना होगा, कि तभी क्वान उस पर अटैक कर देता है जिससे जिन्वू दूर जाकर पत्थर में गिरता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक हिजन नाम की लड़की को देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके दो दोस्त आ जाते हैं। फिर वो एक कैफे में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हिजन कहती है तुम लोगों ने बताया था कि तुम्हारी ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चल रही है मिस चा के साथ, आखिरकार वो कैसी गई? तब गीना उसे कहती है उस एस रैंक हंटर ने तो चुटकियों में ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिससे हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। पर सबसे ज्यादा शौक तो की होन को लगा, क्योंकि वो स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता था। हम लोग तो बड़े लकी हैं कि हमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला है। दूसरी ओर डोनसुक योजिन से कहता है वो लड़का तो मर चुका है। जिन्वू मन ही मन ये सोचता है आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पर वही सर्वाइव कर सकता है जो सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ लड़ाई और धोखा ही भरा हुआ है और अब तो मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है, और आखिरकार ये सिस्टम मुझे उन्हें मारने के लिए कह रहा है, तो क्या ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है? तब जिन्वू वापिस से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है अगर सिस्टम ऐसा चाहता है तो मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसके अंदर में से डार्क एनर्जी निकल रही
है। जिन्वू उन लोगों से कहता है अगर तुम सच में हंटर्स हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें भी कोई हंट कर सकता है। तभी डोनसुक का एक आदमी आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा क्या ही कर सकता है। इसके बाद वो हंटर कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि जिन्वू अपना खज्जर निकालकर उसका गला काट देता है और ये सब चीज देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी फट जाती है। तब सिस्टम में लिखा आता है कि 6 में से 1 गया, यानी अभी उसको 5 लोगों को मारना है। जिन्वू मनी मन ये भी सोच रहा था कि भले ही मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मैंने अभी अभी एक असली इंसान को मारा है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो जिन्वू खुद ही मारा जाता। इसके बाद बाकी के हंटर्स भी बिना कुछ टाइम वेस्ट किए जिन्वू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब जिन्वू भी उन सभी के अटैक को डॉज करे जाता है। इसके बाद जिन्वू भी 2 लोगों के ऊपर हमला करता है पर जिन्वू का खंजर उन्हें लग जाता है जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जिन्वू एक ही झटके में 2 और लोगों को मार देता है और इसी के साथ अब वो टोटल 5 आदमियों को मार चुका है। योजिन जिन्वू को देखकर कहता है जिस टाइम ये उस स्पाइडर से लड़ रहा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल ये अभी है। डोनसुक अपने सभी आदमी को मरा हुआ देखकर घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है इस लड़के ने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी पूरी टीम को खत्म कर दिया। अब डोनसुक भी अपना पावर लेवल अप कर लेता है और सोचता है भले ही ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन 5 लोगों से लड़ने के बाद ये थोड़ा कमजोर तो जरूर पड़ गया होगा। इसके बाद जैसे ही वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाला होता है जिन्वू उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है तुम स्ट्रॉन्ग थे पर मैं इस पूरे टाइम अपना लेवल अप करते जा रहा था। डोनसुक भी ये देखकर जिन्वू से अपनी जान की भीख मांगता है और आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि जिन्वू अपने खंजर से उसकी गर्दन काट देता है और अब ये सारी चीजें होने के बाद वहाँ का डंजन क्लोज होने लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन के बाहर का जहाँ पर एक लड़की है और उसके हाथ में एक स्लिप है। तब वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे हिसाब से सारे के सारे सी रैंक हंटर्स मारे गए और बस तुम दोनों ही उस डंजन से बाहर निकल पाए हो। जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद वो लड़की जिन्वू के कपड़ों की तारीफ भी करती है तो वो लड़की जिन्वू को कहती है कि पक्का तुमने ही सारी चीजों को हैंडल किया होगा और ये जो ई रैंक हंटर है पक्का चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होगा। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद योजिन जिन्वू से कहता है हमने अच्छा काम किया बॉस। पर तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है जिसे देख जिन्वू कहता है अच्छा हुआ मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह अम्ब्रेला दे दिया था। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वू को एक पर्सन जिन्वू की केस की रिपोर्ट देता है और उसे ये भी बताता है कि ये लोग वहाँ के बॉस को मारकर बाहर आए हैं। तब वो कहता है अगर तुम्हें ये केस अजीब लग रहा है तो तुम खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पर इसमें एक सर्वाइवर है जो डबल डंजन में भी बच गया था और उसका नाम जिन्वू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन मरे हुए हंटर में से एक हंटर था जिसका नाम डोनसुक था। ये तो वैंक डोनसुक का भाई है ना, तब तो ये चिंता करने वाली बात है। और तब हम देखते हैं जिन्वू घर वापस आ चुका होता है और अपनी बहन के लिए खाने का सामान लाया होता है जिसे देखकर उसकी बहन खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें पिछली रेड में अच्छे खासे पैसे मिले हैं लेकिन तुम्हें एक भी इंजरी नहीं हुई, हो सकता है तुम्हारे साथ के हंटर्स काफी ताकतवर होंगे। जिन्वू इस पर कुछ नहीं बोलता और हम सबको पता है कि वो इसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। वो साथ ही साथ ये बात भी सोचता है कि कैसे उसने बिना डरे सारे के सारे हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया और अगर वो पुराने वाला जिन्वू होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। जिन्वू यहाँ पर बियर पी रहा होता है कि तभी उसको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर उसका सिस्टम उसको ये बता रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी में एक हार्मफुल चीज डिटेक्ट हुई है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके बाद खा पी कर जिन्वू अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है लेकिन जैसे ही थोड़ी देर वो सोता है तभी उसकी बहन आकर उसे जगा देती है और कहती है कोई योजिन नाम का लड़का तुमसे मिलने आया है। इसी के साथ जीना जिन्वू के रूम में बहुत सारी बियर कैंस को देखती है जिस पर जीना उसे ये भी कहती है कि इतनी बियर्स मत पियो, ये पॉइजन हो सकता है। जिन्वू जीना से कहता है तुम टेंशन मत लो। फिर सीन चेंज होता है और योजिन और जिन्वू बातें कर रहे होते हैं। योजिन जिन्वू से कहता है मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन योजिन अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले जिन्वू उसे मना कर देता है और कहता है मैं अमीर बाप की औलादों से बात नहीं करता। लेकिन योजिन की बार बार रिक्वेस्ट करने से जिन्वू उसकी बात सुनने को मान जाता है। योजिन यहाँ बताता है कि वो गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहा है लेकिन उसके लाइसेंस के लिए एक हंटर को कम से कम 20 मिशन में हिस्सा लेना होता है और पिछले वाला मिशन उसका पहला था। मैंने रिटर्न एग्जाम के लिए भी अच्छी खासी तैयारी कर ली है लेकिन मेरे लड़ने की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। योजिन की बातें सुनने के बाद जिन्वू उससे कहता है तुम तो यूजन कंस्ट्रक्शन के अगले मालिक बनने वाले हो ना। इसका रिप्लाई देते हुए योजिन कहता है असल में मेरे पापा को एक गिल्ड बनाना है। जिन्वू भी मन ही मन सोचता है जो डंजन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर देते हैं। डंजन्स की लगभग हर एक चीजों को बेचा जा सकता है। योजिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है उसके पापा को असल में एस रैंक हंटर चाहिए और उसका भाई उस गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर बनेगा। जिन्वू कहता है तुम्हें एस रैंक हंटर चाहिए लेकिन पूरे नेशन में बस 7 ही एस रैंक हंटर है। जिन्वू बताता है कि मिन युंग नाम का एक एस रैंक हंटर था जिसने कभी भी कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करी और अब वो रिटायर भी हो चुका है। जिन्वू उसे एडवाइस देते हुए कहता है अगर तुम किसी और गिल्ड से एस रैंक हंटर लाने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इससे तुम्हें बाद में दिक्कत हो। योजिन कहता है कि उसके भाई की अभी तक हंटर अवेकनिंग नहीं हुई है इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। इसके बाद योजिन जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ रेड पे चलो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे
तुम्हारी एबिलिटीज को देखा है और तुम बहुत खतरनाक लड़ते हो। ये कहते हुए योजिन जिन्वू को एक फाइल लेता है। वो जिन्वू को ये बताता है कि जिस बिल्डिंग में हम अभी बैठे हैं ये जल्दी ही गिल्ड ऑफिस बन जाएगा। वैसे इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन 30 मिलियंस है और इसी के साथ योजिन जिन्वू को 30 मिलियंस ऑफर भी करता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जिन्वू योजिन के साथ 19 मिशन में जाता है तब योजिन उसको 30 मिलियंस देगा। जिन्वू यहाँ मनी मन ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो मैं एक दिन एस रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और अगर मैं उतना ज्यादा पावरफुल बन गया तो 30 मिलियंस मेरे लिए क्या ही चीज है। इसलिए जिन्वू ये भी सोचता है कि अभी लोगों के साथ टीम अप करना बहुत रिस्की हो सकता है। जिसके बाद जिन्वू उसके ऑफर को मना कर देता है। जिन्वू वहाँ से जाने लगता है कि तभी योजिन कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका ये सीक्रेट ही रखूंगा। और हम देखते हैं जिन्वू के घुरते ही योजिन चुप हो जाता है और जिन्वू वहाँ से चला जाता है। तब सीन चेंज होता है डोंगसुंग के घर का, जहाँ वो किसी से बात करते हुए कहता है मुझे उन बचे हुए 2 हंटर्स की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तभी हमें पता लगता है कि डोंगसू अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है जिसका नाम लोरा है। लोरा डोंगसू को फटाफट रिपोर्ट लाके देती है। रिपोर्ट को देखते हुए डोंगसू लोरा से कहता है क्या होगा अगर मैंने दूसरी कंट्री के इंसान को मार दिया। लोरा उसे बताती है कि अगर उस कंट्री में हंटर क्राइम से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा तो आपको उस कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी और अगर ऐसा कोई भी लॉ नहीं हुआ तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन हमारी कंट्री और उनकी कंट्री एक दूसरे से बात करे तो तब कुछ हो सकता है। ये सुनने के बाद डोंगसू लोरा से कहता है मेरा स्केड्यूल अभी चेंज करो। अब इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि डोंगसू जिन्वू और योजिन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी बहन के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है। जॉगिंग करते हुए जिन्वू अपनी बहन से पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 मिलियंस होते तो तुम क्या करती। तब जीना कहती है वो अपनी मम्मी के हॉस्पिटल के बिल और अपने कॉलेज की फीस को पे करती और बचे हुए पैसों को वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि इतने पैसों का क्या करना है। तब जिन्वू अपने सिस्टम को चेक करते हुए ये देखता है कि वो 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर भाग चुका है और उसने 100 की जगह 102 पुशअप मार दिए हैं। तब वो अपनी लिमिट्स को बढ़ाने की सोचता है, इसलिए वो और रनिंग करता है जहाँ पर वो चेक करता है कि वो 20 किलोमीटर दौड़ चुका है और इसी के साथ उसने 200 सिटअप्स भी मार दिए हैं। इसके बाद उसका सिस्टम उसको रिवॉर्ड देता है और उस रिवॉर्ड में उसको एक की मिलती है। जिन्वू का सिस्टम उसको ये बताता है कि ये चाबी एक डीमन कैसल की है और ये डंजन उसको मिलने वाला है डाइसम टावर सोंगपा में। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डंजन एक एस रैंक डंजन है। सिस्टम जिन्वू को ये भी बताता है कि उस कैसल के अंदर जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल सकता है जिसकी वजह से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब रात को अपनी मम्मी से मिलकर सोचता है अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में किसी तरह की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है तो मैं उसको हासिल करने जरूर जाऊंगा। तब यहाँ जिन्वू उस डंजन को खोलने के लिए पहुंच जाता है और सोचता है मैं एक एस रैंक डंजन को खोलने जा रहा हूँ। इसका मतलब इसके अंदर ऐसे मैजिकल बीस्ट होंगे जैसे कि जेजू आइलैंड में थे। और तब हम देखते हैं जिन्वू डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और सोचता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके बाहर आ जाऊंगा। तब हम देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस नर्क के गेट का पहरेदार होता है। जिन्वू उस बीस्ट को देखकर अपनी एबिलिटीज डैश का यूज करता है और अपने खंजर से उस बीस्ट पर काफी सारे अटैक करता है, पर उस बीस्ट को जिन्वू के अटैक से कुछ असर नहीं पड़ता। जिसके बाद जिन्वू अपनी दूसरी एबिलिटी मर्डरस इंटेंट को स्टार्ट कर लेता है, पर वो मॉन्स्टर उसकी उस स्किल को काट देता है जिस वजह से जिन्वू उस स्किल को यूज नहीं कर पाता। जैसे ही जिन्वू अपनी तलवार की पावर को उस मॉन्स्टर पर अप्लाई करता है हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसकी उस पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और जिन्वू को बहुत ज्यादा जख्मी करके कहीं दूर फेंक देता है। तब वो देखता है जैसे जैसे वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर रहा होता है उसकी हेल्थ लगातार गिर रही होती है और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी रेस स्पेल का यूज करा है जिसकी वजह से इसकी सारी एबिलिटीज 3 मिनट तक 100% रहेगी। और तब वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है जिससे उसकी हेल्थ आधी हो जाती है और तब जिन्वू फुल रिकवरी को यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो जिन्वू को दूर फेंककर लगातार हमला करना शुरू कर देता है जिससे जिन्वू की हेल्थ और ज्यादा कम हो रही होती है। पर 30% पावर कम होने के बाद उसकी विल पावर स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर से छुपने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू ये सोचता है ये सिस्टम मुझे बार बार क्रिटिकल मोमेंट्स पे मुझे वार्निंग दे रहा है ताकि मैं मरूं ना, मुझे इस मॉन्स्टर से बस 3 मिनट तक बचना होगा पर वो भी नामुमकिन है तो इसलिए मुझे स्टोन का यूज करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है जिससे उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन दूर जाकर गिर जाता है और तब जिन्वू फिर से उस मॉन्स्टर के हमले से बचकर छिप जाता है। तब हम देखते हैं अब उसकी हेल्थ बहुत कम बची हुई है और वो कहता है आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर उसने मुझे और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। और तब वो अपनी इन्वेंटरी चेक करने लगता है जहाँ पर उसे हीलिंग पोशन मिलता है और वो 900 गोल्ड कॉइन्स के बदले 3 बोटल्स को खरीद लेता है और नोटिस करता है एक बोतल से उसको बस 100 हेल्थ पॉइंट्स ही मिलते हैं। तभी उसके सामने सेकंड डंजन की पॉइजन बोतल आ जाती है जिसे पीने से उसे फिजिकल डैमेज कम होगा पर उसकी मसल्स इससे डैमेज हो सकती है। पर साथ में उसे ये भी याद आता है कि डबल डंजन की वजह से वो जल्दी रीजनरेट कर सकता है जिस वजह से वो उस पॉइजन बोतल को पी लेता है और तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है पर जिन्वू उसके हमले से बचाता है। तब हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का रेड स्पेल के
3 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से जिन्वू ने जो भी उस पर हमले किए थे वो असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के 2 सर हार चुके होते हैं, पर एक सर जिन्वू को अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिस वजह से जिन्वू की हेल्थ बहुत कम बचती है। पर जिन्वू फिर भी हार नहीं मानता और लगातार उस मॉन्स्टर की आंखों में हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं बहुत सारे हमलों के बाद वो मॉन्स्टर हार जाता है, जिस वजह से जिन्वू के लेवल अप हो जाते हैं और उसके जख्म भी भर जाते हैं। तब जिन्वू को उस मॉन्स्टर को हराने के बाद कुछ आइटम्स मिलती है और एक डीमन कैसल की एक की भी मिलती है। तभी जिन्वू को आखिरी में एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसके लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होती है और उसे वो आइटम्स डीमन कैसल के अंदर मिलनी होती है। तब जिन्वू सोचता है कि इस लड़ाई के बाद मैं जान चुका हूँ कि मेरा करंट लेवल क्या है और इस टाइम अगर मैं इस कैसल के अंदर गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, जहाँ जिन्वू अपनी मम्मी को देखने आया हुआ है, जहाँ पर वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के बारे में सोच रहा है, जिसे बनाने के लिए उसे 3 चीजें चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी आइटम नहीं है। यहाँ पर अगर जिन्वू को उन आइटम्स को कलेक्ट करना है तो उसको उसी डंजन में जाना होगा जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से बच पाया था, और अगर उसको वापिस से उस डंजन में जाना है तो उसको अपना लेवल अप करना होगा। अगले सीन में जिन्वू योजिन के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर योजिन ने जिन्वू को जो ऑफर दिया था जिन्वू उसके लिए मान चुका है, जिसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिन्वू अब उस लड़के के साथ 19 सी रैंक मिशन में जाएगा। ये बात सुनने के बाद योजिन यहाँ पर खुश तो हो जाता है, लेकिन जिन्वू उससे कहता है मेरी एक कंडीशन है कि बस तुम और मैं ही मिशन में जाएंगे और हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद योजिन कहता है ये क्या बात हुई, सी रैंक के मिशन में बस हम दोनों ही जाएंगे, और वैसे भी सी रैंक के मिशन के लिए कम से कम 8 लोग तो चाहिए होते हैं। ये सुनने के बाद जिन्वू उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम इस कमी को पूरा करने के लिए हंटर्स को ढूंढो, जैसे कि डोंगसुक ने ढूंढे थे। योजिन कहता है ये चीज काफी डेंजरस हो सकती है। जिन्वू उससे कहता है कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम चीजों को कैसे देखते हो, तुम खुद ही सोचो, अगर हम इन 19 मिशन को बिना इंजरी के कंप्लीट कर लेते हैं तब तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। जिन्वू की बात सुनने के बाद योजिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि टीम मेंबर्स और गेट का ध्यान भी मैं ही रख लूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम चाह को पानी पीते हुए देखते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद चाह कहती है तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम छुपे हुए हो। तभी एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है एक एस रैंक हंटर से मुझे यही उम्मीद थी। इसी के साथ वो चाह को अपना बिजनेस कार्ड देता है। फिर सीन चेंज होता है और योजिन यहाँ पर अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठा होता है, जहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं कि गेट्स के आने के बाद यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी ये कहीं ना कहीं उस डंजन से लिंक्ड है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि डंजन से जो सामान मिलता है उसके बिना इस दुनिया को चला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर उन रिसोर्सेज को खाली हंटर्स ही ला सकते हैं। अब यहाँ पर योजिन भी अपने पापा की बात बहुत आराम से बैठकर सुन रहा है। योजिन के पापा ये भी बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सभी हंटर्स को ऑपरेट करती है। इसी के साथ हंटर एसोसिएशन नए हंटर्स को क्लासिफाई भी करती है और उनकी रैंक्स को भी बताती है। इसी के साथ वो अचानक से अपीयर होने वाले गेट्स और डंजन ब्रेक को भी संभालती है। बट एट द एंड वो है तो एक गवर्नमेंट एजेंसी ही ना। उसके पापा ये भी बताते हैं कि ज्यादातर रिसोर्सेज को गिल्ड संभालते हैं और गिल्ड एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो हंटर्स के अराउंड ही बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये गिल्ड्स ही बनाते हैं। यहाँ पर उसके पापा कुछ गिल्ड्स का नाम भी लेते हैं, जैसे फीड गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। इसी के साथ हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड्स भी। ये पांचों गिल्ड पूरी कंट्री की मेजर गिल्ड्स है और इन लोगों ने ही पूरी मार्केट को संभाला हुआ है। इसलिए यहाँ पर बिजनेसमैन होने के नाते योजिन के पापा बस तमाशा ही देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज वो खुद संभाले और इस नेशन की सहायता करें। इसके लिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक गिल्ड बनानी होगी। और यहाँ पर जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है, पर नोटिस करता है कि इस बार उसका सिस्टम उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट नहीं करता। तब जिन्वू सोचता है मैं तो इस चीज की उम्मीद कर रहा था कि शायद मुझे फिर से उस डीमन कैसल की तरह कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, पर रुको, शायद रैंडम वैल्यूएबल लूट बॉक्स में से मुझे कोई की मिल जाए। और तब जिन्वू देखता है उसे उस रैंडम बॉक्स में से बिंगो मिलता है, जिससे जिन्वू उदास हो जाता है। तब जिन्वू अपने स्टैट्स को देखता है, अब इन 3 पॉइंट से मेरा कुछ नहीं होने वाला, इस तरह तो मैं जल्दी से लेवल अप नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे सी रैंक डंजन में जाने के लिए योजिन का वेट करना होगा। पर रुको, शायद मैं अगर उस पेनल्टी जोन वाले सेंटीपीड से लड़ूं तो शायद मेरा लेवल अप जल्दी हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे मेरा कोई फायदा होगा, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे इससे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेंगे। और तब जिन्वू को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई होती है। तब जिन्वू सोचता है ये मैसेज तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से आया है, पर इसका मतलब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, क्या मुझे मना कर देना चाहिए? पर मेरे ख्याल से ये कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। तब हम यहाँ देखते हैं सॉन्ग का स्टूडेंट सॉन्ग से कहता है, मास्टर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस तुमसे पिटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये तो बहुत शर्म वाली बात है कि मैंने सोचा कि मैं आपको हरा सकता हूँ। तुम्हें अभी भी चिंता होती है, अब तो मैंने अपने हाथ को खोए हुए कितने महीने हो चुके हैं। और तभी सॉन्ग को भी डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई होती है। तब वो स्टूडेंट कहता है, मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए? और तब सॉन्ग को वो टेम्पल याद आता है। तब वो कहता है, तुम्हारी बात में दम है, वैसे भी एक बुढ़ा आदमी जो अपना हाथ खो चुका है वो दूसरों की क्या ही मदद कर पाएगा। तब उसका स्टूडेंट कहता है, सर मेरा ये मतलब नहीं था। तब सॉन्ग कहता है, मैंने चाहे अपना एक हाथ खो दिया है, पर मैं उस दिन बच गया
था, मैंने अपनी जिंदगी के अच्छे दिन जी लिए हैं, पर अब मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तब हम यहाँ किम को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जिसको नेक्स्ट रेड में जाने की नोटिफिकेशन आई होती है। फिर वो इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। तब उसकी वाइफ कहती है, हनी आपको नहीं लगता कि आपको इस हंटर की जॉब को छोड़ देना चाहिए, और ये तो काफी डेंजरस भी है। क्या आपको लास्ट मिशन याद नहीं है? उस रेड के दौरान वो सारे लोग मारे गए और सिर्फ आप ही बचे थे। तब किम अपनी बच्ची को उठाकर कहता है, हमारी बेटी नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाने लगेगी, तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन वाले मुझ जैसे लो रैंक हंटर को किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं भेजेंगे। वो दिन बस एक एक्सेप्शन था। और यहाँ हंटर एसोसिएशन में योनहो कोई से कहता है, आखिरकार तुमने ये किन पागलों को इकट्ठा किया हुआ है? तब कोई कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे उस इंटरव्यू में फंसा दिया था। उससे मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। मैंने ये सुना है कि तुमने उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डाला है। तुम्हारे आंसर सच में बहुत अच्छे थे। तब योनहो कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। इस पर कोई कहता है, ये तो चेयरमैन की रिक्वेस्ट थी कि हम हंटर्स के असली काम और रूप को लोगों को दिखाएं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए बेस्ट फिट रहूंगा। ये सुनकर योनहो कहता है, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है? कोई यहाँ पर उसको एक फाइल दिखाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बनाने की सोच रहा है। योनहो ये फाइल देखकर कहता है, हाँ ये बात मुझे पता है। इन लोगों को हंटर्स की जरूरत है, और यूजिन ग्रुप वाले मेरे हंटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। इस बात पर कोई कहता है, अगर तुम्हें ये बात मालूम थी तो मैं फालतू में ही टेंशन लिए जा रहा था। कोई की बात सुनने के बाद योनो फाइल को पटकते हुए कहता है, सच सच बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? इसके बाद अगला सीन होता है जूही के घर का, जहाँ जूही अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। जूही की मम्मी उससे पूछती है, क्या ये हंटर्स की जॉब तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करा रही? मैंने सुना है कि तुम एक बी रैंक हंटर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और हंटर होता तो बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर वापिस आ जाओ। अब अपनी मम्मी की सारी बातें सुनने के बाद जूही थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। इसके बाद उसकी मम्मी उसको कुछ कहती, लेकिन उससे पहले जूही यहाँ पर फोन कट कर देती है और वो यहाँ बैठकर ये सोचती है कि उसको एक और ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर भी वो ईमेल आ रखा है। फिर सीन चेंज होता है और चा कोई के ऑफिस में जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके ऑफिस में से योनहो बाहर जा रहा है। चा उसको ग्रीट करती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो कोई के ऑफिस में पहुंचती है, कोई उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? चा यहाँ पे ये बताती है कि जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तब यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी आकर उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, और इसी बात की रिपोर्ट वो कोई को देने आई है। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं और उस गिल्ड में वो लोग मुझे मास्टर बनाना चाहते हैं। कोई कहता है, तो तुम ये रिपोर्ट मुझे देने आई हो, तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि तुमने उस डील को मना कर दिया है? चा ये कहती है कि मैंने उसी वक्त ही मना कर दिया था। तो कोई ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अगला सीन एक बार का होता है। यहाँ पर योनहो हाथों में ड्रिंक लेकर कोई की बातों के बारे में सोच रहा है। कोई ने उससे कहा था, तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि थर्ड मिशन के बाद उस आइलैंड में जाना सबके लिए मना कर दिया गया था। अब बस खाली उस आइलैंड पर पेट्रोलिंग हुआ करती है, वो भी हालात का जायजा लेने के लिए। पब्लिक को यहाँ पर यह बताया गया है कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। इसी के साथ कोई ये भी कहता है कि आइलैंड और उस आइलैंड का डर लोगों के मन से निकल गया है, लेकिन मैं कभी उस आइलैंड के बारे में नहीं भूल सकता, पर फ्यूचर में दोबारा उस आइलैंड में जाके उसको जीत लूंगा। इसीलिए कोई ने योनहो को एक टीम बनाने के लिए बुलाया था, जिससे इन लोगों की संख्या बढ़े और ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। अब यहाँ पर योनहो ये बात समझ आता है कि नए बंदों के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो इसी काम के लिए लिए जा रहे थे। यहाँ पर अभी भी योनहो के दिमाग में यही बातें चल रही होती है। इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि उस आइलैंड में उसका भी कुछ काम बचा हुआ है। तब हम यहाँ जिन्वू को देखते हैं, जो कि नेक्स्ट मिशन के लिए जा रहा होता है। तब उसकी बहन उससे कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो जो गेट से इतना जख्मी होकर आता था, जिसे रिकवर होने में हफ्ते लग जाते थे। लगता है तुम्हारी वो ट्रेनिंग काम कर रही है। तब जिन्वू कहता है, चाहे जो भी है, पर अब मैं ठीक ठाक कमाने लग गया हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसकी बहन उसे कहती है, तुम अपना सामान नहीं लेकर जाओगे? तब जिन्वू कहता है, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। तब सॉन्ग जाते हुए सोचता है, मैंने अभी तक अपनी फिजिकल पावर को अवेकन नहीं किया है, जिसका मतलब मेरी स्वॉर्ड किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकती, और मेरी मार्शल आर्ट्स जो मैंने इतने सालों में सीखी है वो वहाँ डंजन में यूजलेस है। मेरे जैसे स्पोर्ट्समैन को ऐसी शक्तियों का मिलना सच में किस्मत का खेल है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और तभी उसे जिन्वू दिखाई देता है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसी जगह पर मिलूंगा। तुम काफी हैंडसम और काफी बदल चुके हो। और क्या तुम्हारी एक टांग जान ही चुकी थी? जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मेरी टांग वापस आ चुकी थी। अच्छा, तो हाई रैंक हीलर्स ने तुम्हें ठीक कर दिया होगा। इसके बाद जिन्वू मिस्टर सॉन्ग के हाथ के बारे में पूछता है। सॉन्ग कहता है कि मेरी इस इंजरी को काफी टाइम हो चुका है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। इसके बाद चलते हुए जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो बताते हैं कि उनको ईमेल आया था एक डी रैंक के मिशन के लिए। फिर वो दोनों चलते हुए गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि ये वही लोग हैं जो कार्टनन टेम्पल के सर्वाइवर थे। जूही यहाँ जिन्वू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम जिन्वू ही हो ना? तुम बहुत बदल चुके हो। इसके बाद वो जिन्वू से कुछ और ज्यादा बातें कर पाती, तभी उनके पीछे से एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से 3 क्रिमिनल निकलते हैं। अब यहाँ पर वो क्रिमिनल जूही से कुछ
बदतमीजी कर रहे होते हैं। तब कैंग उनको चुप कराता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं बुलाया गया है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर इन हंटर्स को बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं मिशन के लिए। ये सुनकर मिस्टर सोंग कहते हैं ये क्या बात हुई, तुम हमारे साथ क्रिमिनल्स को क्यों भेज रहे हो। तब वो लड़की बताती है कि ये तीनों अपनी सजा कम कराना चाहते हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये तुम्हें कुछ हार्म नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ कैंग भी जाएगा इन क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए। कैंग एक बी रैंक का हंटर है, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो कैंग सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर जिन्हू कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए वो जूही को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जूही यहाँ पर मना कर देती है और वो जिन्हू से कहती है अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ पर उन तीनों की हथकड़ियां खोल दी जाती है और कैंग कहता है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह डिसाइड होता है कि सोंग एक बार फिर से इन लोगों का कैप्टन बनने वाला है। तब वो झुककर जिन्हू को शुक्रिया करता है कि तुमने मुझे फिर से मौका दिया कैप्टन बनने का। जिन्हू कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कैप्टन। तब कैंग जिन्हू को घूर रहा होता है और फिर ये लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। तो इसी के साथ हमारा सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का पार्ट 2 खत्म होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।